हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डिप्थीरिया के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार डिप्थीरिया के क्वेश्चन हैं। इससे आपका पूरा जो डिप्थीरिया है, जिसको हम गलघोंटू भी बोलते हैं, वो पूरा टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी थ्योरी अगर आपको चाहिए है या इसका ट्रिक वीडियो अगर आपको चाहिए है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको इसकी थ्योरी वीडियो, ट्रिक वीडियो दोनों ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये इस तरह से गले में, कहीं मुंह में, इस प्रकार से एक सफ़ेद सी परत बन जाती है। पहले ये सफ़ेद होती है, फिर ये भूरे रंग की परत हो जाती है, जिसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस प्रकार की ये डिप्थीरिया में हो जाती है, स्यूडो मेम्ब्रेन बोला जाता है इसको। जो डिप्थीरिया बैक्टीरिया होता है ना, ये डायरेक्ट आकर आक्रमण करता है श्वसन तंत्र पर। श्वसन तंत्र पर ये एक विष छोड़ देता है, जिसके कारण वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं, गले के जो ऊतक होते हैं या चेहरे के जो ऊतक होते हैं, वो जो ऊतक होते हैं वो क्या होता है, मर जाते हैं। अब जब कोई ऊतक मर जाता है कहीं का, तो क्या होता है, पहले सफ़ेद सा हो जाता है, भूरा सा हो जाता है ना। तो वो उसके ऊपर एक परत सी चढ़ती जाती है, एकदम मोटा हो जाता है, तो जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है, जिसके कारण हम इसको गलघोंटू भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गलघोंटू किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है या परजीवी है? तो जो गलघोंटू या डिप्थीरिया जो बीमारी है वो बैक्टीरियल बीमारी है। कौन सी है? बैक्टीरियल बीमारी होती है। और किस बैक्टीरिया द्वारा होती है? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया द्वारा ये हो जाती है। किसके द्वारा? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया द्वारा ये हो जाती है। ठीक है, किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरियल बीमारी ये होती है। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू डिप्थीरिया बीमारी का प्रमुख कारण कौन सा बैक्टीरिया है? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया या टॉन्सिल या त्वचा पर भूरे सफ़ेद रंग की एक परत बन जाती है, इस परत को क्या कहते हैं? क्या बोल रहे हैं? डिप्थीरिया से टॉन्सिल या त्वचा पर, टॉन्सिल मतलब ये गले पर इस प्रकार से यहाँ पर एक परत बन जाती है, या कभी कभी गाल पर भी एक परत बन जाती है सफ़ेद से कलर की। उस सफ़ेद सी कलर की त्वचा पर भूरा भी होता है, वो सफ़ेद भी, पहले भूरा होता है फिर वो सफ़ेद हो जाता है, तो उस परत को क्या बोलते हैं? उसको स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या होता है कि जैसे कि डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है उसने आपके शरीर पर आक्रमण किया, ठीक है, जैसे ही उसने आपके शरीर पर डंक मारा, तो क्या होगा, उसका जो विष होगा वो आपके श्वसन तंत्र पे चला जाएगा। अब श्वसन तंत्र के आसपास की जो त्वचा होगी, जो टिश्यूज होंगे, ऊतक होंगे, वो उस ऊतक को क्या करेगी? मार देगी। अब वो जो त्वचा का जो ऊतक अगर मृत हो जाएंगे, तो वो त्वचा धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कड़क हो जाएगी और सफ़ेद सी पड़ जाएगी। तो एक मोटी सी झिल्लीदार भूरे सफ़ेद रंग की एक परत बन जाती है। उस परत को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि स्यूडो मेम्ब्रेन किस रोग से संबंधित है? तो वो ये आपको दे देंगे, डिप्थीरिया दे देंगे, खसरा दे देंगे, रूबेला, अलग अलग रोग दे देंगे। आपको याद रखना है कि जो स्यूडो मेम्ब्रेन होती है वो किससे संबंधित होती है? डिप्थीरिया से संबंधित होती है स्यूडो मेम्ब्रेन। इसके बारे में पढ़ लो। डिप्थीरिया से टॉन्सिल या त्वचा पर भूरे सफ़ेद रंग की एक परत बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। डिप्थीरिया के कारण गले की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्थीरिया के कारण गले की किस झिल्ली में सूजन आ जाती है? तो डिप्थीरिया के कारण गले की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है। किस में आती है? श्लेष्मा, गले में एक श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है? सांस नहीं ले पाता है व्यक्ति, और वो निगल भी नहीं पाता है, ना तो सांस ले पाता है ना ही निगल पाता है। तो गले में की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है? सांस लेने और निगलने में दिक्कत होती है। डिप्थीरिया से होने वाले टॉक्सिन रक्त के जरिए दिल और दिमाग जैसे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं? डिप्थीरिया से जो टॉक्सिन होते हैं वो रक्त में पहुंच जाते हैं। कोरोनोबैक्टीरियम ने जैसे ही आक्रमण किया, हमारे शरीर में विष छोड़ा, ये विष कहाँ पहुंच जाएंगे? रक्त में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले ये किस पे प्रभाव करता है? पहले ये श्वसन तंत्र पे प्रभाव करता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये रक्त में मिल जाता है, ये जहर, इसका ये जो विष है, ये टॉक्सिक है, जब जहर में रक्त में मिल जाता है, तो क्या करता है? ये हृदय को भी प्रभावित कर देता है, किडनी को भी प्रभावित कर देता है ना। तो मानव का पूरा ही शरीर इससे कारण क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या होता है? डिप्थीरिया का दूसरा नाम है रोहिणी। इसको गलघोंटू भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको रोहिणी बोला जाता है। या तो इसको गलघोंटू भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? रोहिणी बोलते हैं। तो डिप्थीरिया का क्या दूसरा नाम है? एक तो रोहिणी नाम है, दूसरा क्या नाम है? गलघोंटू नाम है। गलघोंटू किस अंग को मेन प्रभावित करता है? फेफड़े, गला, दिल, किडनी। तो सबसे मेन जो प्रभावित करता है, किसको करता है? सबसे मेन जो करता है गला। गला एकदम गलघोंटू, गल नाम ही उसका है गलघोंटू, मतलब गले को किसी ने घोंट दिया।
अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? गले में दर्द होता है, बुखार आता है, त्वचा पर चिकटे पड़ते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है। देखो, गले में प्रॉब्लम हो रही है तो गले में दर्द तो होगा ही। बुखार भी, जब व्यक्ति का शरीर कमजोर पड़ेगा तो बुखार तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। ठीक है, सांस लेने में भी कठिनाई होती। त्वचा पर ऐसे कोई चिकटे पड़ना इसके लक्षणों में नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा पे चिकटे पड़ना। गलघोंटू के लक्षणों में क्या शामिल नहीं होगा? त्वचा पर चिकटे पड़ना गलघोंटू के लक्षणों में शामिल नहीं होगा। अगला है, गलघोंटू के टीके के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। कौन सी? डीपी की वैक्सीन दी जाती है, डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। डीपीटी एक संयुग्मित टीका होता है। डीपीटी के टीके को 1995 से जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें शामिल कर लिया, और 1978 से इसको भारत में टीके के अंतर्गत शामिल कर लिया था। ठीक है, इसकी जो खोज की थी चार्ल्स निकोलस ने की थी। 1914 के आसपास इसकी खोज हुई थी। डीपीटी, डी से मतलब होता है यहाँ पे डिप्थीरिया, पी से मतलब होता है पर्टूसिस जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, और टी से मतलब होता है टिटनेस। ठीक है, ये किस प्रकार का टीका है आपसे पूछेंगे? डीपीटी किस प्रकार का टीका है? तो डीपीटी एक निष्क्रिय टीका है या किल्ड वैक्सीन ये होती है। निष्क्रिय टीका है या किस प्रकार की वैक्सीन होती है? ये निष्क्रिय या किल्ड वैक्सीन ये होती है, याद रखिएगा। डिप्थीरिया निष्क्रिय या किल्ड वैक्सीन होती है, याद रखिएगा। लेकिन ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो ये प्रतिरक्षा सक्रिय प्रदान करती है। लेकिन ये टीका कौन सा होता है? किल्ड वैक्सीन होता है। लेकिन ये प्रतिरक्षा कैसी प्रदान करती है? सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। डीपीटी की जो मात्रा होती है 0.5 ml दी जाती है। जब ये बच्चों को दिया जाता है डीपीटी का वैक्सीन, तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दिया जाता है 6, 10 और 14 सप्ताह में। इसके अलावा एक टीडीएपी होता है, इसका ही एक्स्ट्रा वर्जन बनाया है उन लोगों के लिए जो 7 साल से ज़्यादा की उम्र के रहते हैं, वयस्क रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं। उनको भी टिटनेस का टीका लगाना चाहिए, उनको भी ये बीमारियां हो सकती हैं, तो उनके लिए उनको डीपीटी की वैक्सीन नहीं दी जाती है, उनके लिए टीडीएपी का वैक्सीन आया है उनको लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू से संक्रमित व्यक्ति की सांस में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? सांस में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित? सांस हम किससे लेंगे? दिल से तो सांस लेंगे नहीं, ना ही यकृत से सांस लेंगे, ना ही त्वचा से सांस लेंगे। सांस किससे लेंगे? हम फेफड़े से लेंगे। तो इससे सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? सबसे ज़्यादा इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन आज का, यकृत का वजन बताओ। सबसे पहले तो यकृत का वजन कितना होता है, और दूसरा ये बताओ यकृत से निकलने वाले कोई 2 हार्मोन बताओ। सारे लोग आंसर दीजिएगा, जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा। यकृत का वजन कितना होता है और यकृत से निकलने वाले कोई 2 हार्मोन के नाम बताइए। सारे लोग बताइएगा। सारे लोग, जिनको नहीं आता है कोई आंसर दे तो वो पढ़ लीजिएगा, जिनको बिल्कुल वो भी नहीं आ रहा है पढ़ना तो गूगल जाइएगा, गूगल से करिएगा कि यकृत से निकलने वाले 2 हार्मोन, आ जाएगा। यकृत का वजन कितना है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। गलघोंटू से संक्रमित कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसका कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? लंग्स या फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गलघोंटू की ऊष्मायन अवधि कितनी होती है? गलघोंटू की ऊष्मायन अवधि होती है 2 से 5 दिन। कितनी होती है गलघोंटू की ऊष्मायन अवधि? 2 से 5 दिन गलघोंटू की ऊष्मायन अवधि होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऊष्मायन अवधि याद नहीं हो रही है, करीब 28 से 30 लोग ऐसे होंगे जिनकी आपको ऊष्मायन अवधि याद करना है। कल हमारे ग्रुप में, आज रात को ही, मतलब आज मॉर्निंग में ही हमारे ग्रुप में इनकी पूरी ऊष्मायन अवधि ट्रिक द्वारा याद करवाई जा रही है। अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हो तो वहाँ पर जाके देख लेना, और अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा ज्वाइन। अभी ऑफ़र चल रहा है, तो ऑफ़र में हमारा जो नोट्स है वो 590 का आपको मिल जाएगा। जो हमारा ऑनलाइन पैकेज है जिसका चार्ज 799 था, वो अभी कितने में दिया जा रहा है? 590 में दिया जा रहा है। तो जो भी ट्रिक द्वारा टॉपिक करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, जो लोग डेली टेस्ट देना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपको टेस्ट देने मिले, रोज़ नए नए क्वेश्चन आपको करने मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिले, आपको लग रहा है आपकी पूरी तैयारी है या आपको लग रहा है कि अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो 28 दिन सबसे निर्णायक है। अगर आपने ये 28 दिन भी अपने 24 घंटे झोंक दिए ना, तो आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो और आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो।
अगर आपको कठिन टॉपिक में ज़्यादा समय लगता है पढ़ने में, जैसे अधिनियम हुई, योजना हुई, रोगों के आविष्कारक हुए, रोगों की ऊष्मायन अवधि हुई, हम पूरी ICMR रिपोर्ट ट्रिक द्वारा याद कराई है। मतलब आपको टॉपिक कठिन ही नहीं लगेगा, हमने इतनी अच्छे से ट्रिक द्वारा करवाया है ना। पूरे ICMR रिपोर्ट के जितने भी तत्व हैं, चाहे विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे राइबोफ्लाविन हो, सारे टॉपिक हमने बहुत ईजी लैंग्वेज में करवाए हैं। वहाँ पर ट्रिक द्वारा आपको वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रबंधन के सारे टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी, बाल विकास के वीडियो आपको मिल जाएंगी, साथ में बाल विकास की सारी PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा फरवरी से हम ई-बुक देना स्टार्ट कर रहे हैं MCQ की, ताकि आप थ्योरी के साथ साथ रोज प्रैक्टिस लगाएं, हजारों प्रश्नों की प्रैक्टिस लगाएं। हर टॉपिक के जितने मैक्सिमम MCQ बन सकते हैं हम वो आपको एक साथ दे देंगे। आप चाहो तो उसका प्रिंट निकाल के याद कर सकते हो, और आप चाहो तो उसको नॉर्मली भी तैयार कर सकते हो, मतलब PDF से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप एफर्ट कर सकते हो, रेट भी अभी मैंने कम कर दिया है, तो आप ये लेकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। हमारे यहाँ रोज टेस्ट होता है, संडे के संडे नहीं होता, और टेस्ट हमारे यहाँ टॉपिक वाइज होता है। टॉपिक वाइज टेस्ट करने से सारे टॉपिक और सारे फैक्ट क्लियर होते चलते हैं। जैसे कि कल रात को मैंने डिप्थीरिया को पूरा समझाया है, ICMR की रिपोर्ट पूरी करवाई है, स्वास्थ्य योजना करवाया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो संप्रेषण है, संप्रेषण जो संचार कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा करीब 30 रोगों की मैं ऊष्मायन अवधि ट्रिक द्वारा कराने वाली हूँ। जितने भी पुराने वीडियोस हैं, जितनी भी PDF अभी तक है, सारी आपको मिल जाएंगी, इसी बैच में मिल जाएंगी। हम कोई नया बैच नहीं बनाते हैं, क्योंकि पुराने को जो मिला है वो आपको भी मिलना चाहिए। बट पढ़ने का जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे कि आप ये टॉपिक पहले निपटा लो, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रोज का टारगेट दिया जाता है कि आज आपको ये पढ़ना, उसके बाद टेस्ट होता है, तो इससे आपके रोज के टॉपिक भी निपटते चलते हैं और सारा सिलेबस कवर हो जाता है। सारे लोगों से हटकर अगर तैयारी आपको करनी है एकदम देसी स्टाइल में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई एप्लीकेशन पर हम तैयारी नहीं कराते हैं, हमारे यहाँ केवल 2 टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप पर तैयारी होती है। जैसे ही आप हमारा पेमेंट करते हैं, आप मुझे बोलेंगे कि मैम हमें आपका हम जीतेंगे बैच लेना है, जैसे ही आप हमें पेमेंट करेंगे, हम आपको 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप से जोड़ लेंगे। एक टेलीग्राम पर टेस्ट ही टेस्ट होते हैं, और एक टेलीग्राम पर आपको पूरी PDF, पूरे वीडियो लेक्चर्स, पूरा ट्रिक आपको वहाँ पर दिया जाता है। तो ये ऊष्मायन अवधि से मुझे याद आया था, अभी मैंने उनको करीब वहाँ पर 20-25 ऊष्मायन अवधि एक साथ दी हैं, और अभी इसके बाद मैं उनकी ट्रिक द्वारा उनको याद करवाऊंगी वीडियो के माध्यम से। तो जो भी करना चाहता है ऐसा कर सकता है। तो वो गलघोंटू या डिप्थीरिया की ऊष्मायन अवधि कितनी होती है? 2 से 5 दिन गलघोंटू की ऊष्मायन अवधि होती है। ऊष्मायन अवधि क्या होती है कि कोई संक्रामक रोग है, उसने जैसे ही प्रभावित किया, जैसे ही रोगी व्यक्ति के संपर्क में आया, और उसके बाद से जो उसके लक्षण दिखना आरंभ होते हैं, उसको वो जो अवधि होती है वो उसका ऊष्मायन काल कहलाते हैं। इनको इनक्यूबेशन पीरियड भी बोलते हैं। गलघोंटू का सबसे आम इलाज क्या है? किसी को गलघोंटू हो जाए, किसी को डिप्थीरिया हो जाए, तो वो सबसे आम इलाज क्या करेगा? क्या लेगा? एंटीबायोटिक्स लेगा, एंटीवायरल लेगा, सर्जरी लेगा। अरे इतने से रोग में सर्जरी क्यों कराएगा? ना रेस्ट और हाइड्रेशन से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अगर कोई बैक्टीरिया आपके शरीर पर आक्रमण करता है, तो तो आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले एंटीबायोटिक ही लेना चाहिए, है ना। बिना एंटीबायोटिक लिए कुछ भी नहीं होगा। एंटीबायोटिक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक आपको सबसे पहला आम इलाज होता है। कोई भी बैक्टीरिया का क्वेश्चन आ जाए, तो कोई भी बैक्टीरिया का क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक ही हो जाएगा। अगला है गलघोंटू कैसे होता है? दूषित जल द्वारा नहीं होता है। दूषित जल द्वारा हैजा हो जाता है, दूषित जल द्वारा टाइफाइड हो जाता है, पोलियो हो जाता है, ये सारे दूषित जल द्वारा हो जाते हैं। दूषित भोजन द्वारा भी नहीं। हैजा जो होता है दूषित जल और दूषित भोजन द्वारा हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से कैसे होता है? ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से, ये बूंद बूंद द्वारा होता है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति को डिप्थीरिया का रोग है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास जाके बैठा और उसने खांसा, एकदम से छींका या खांसा, तो खांसने की जो ड्रॉप बूंद है छींक की, वो दूसरे व्यक्ति पे पहुंच गई, तो वो संक्रमित हो जाता है। ये इसका माध्यम ही यही है, इसको ड्रॉप माध्यम ही बोलते हैं, ड्रॉपलेट माध्यम ही बोलते हैं। तो ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाता है गलघोंटू। ना दूषित जल, ना दूषित भोजन, ना पशु के मानव, किससे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैल जाता है। ये पूरा हम जीतेंगे बैच की
पूरी स्ट्रेटेजी है, क्या क्या होगा, रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रश्न, ट्रिक द्वारा टॉपिक तैयार, वीडियो लेक्चर, हज़ारों एमसीक्यू हर टॉपिक। इसके अलावा मैं 1500 एमसीक्यू का एक प्रश्न बैंक भी देने वाली हूँ कल परसों में, तो वो प्रश्न बैंक भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये अधिनियम के 2000 एमसीक्यू की ई बुक मिलेगी आपको फरवरी फर्स्ट वीक में। आप लोग बस इसकी ई बुक निकलवा, मतलब इसका प्रिंट आउट निकलवा के बस प्रैक्टिस कर लेना। ये अलग से नहीं है, बैच में ही दी जाएगी। इसमें सारे महिला बच्चों के कानून, सारे अधिनियम, सारा कुछ कवर रहेगा। सारे महिला बच्चों के कानून रहेंगे, जितने भी करंट में बनाए गए अधिनियम है, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम हुआ, नारी बंधन अधिनियम हुआ, प्रसव वाला अधिनियम हुआ जो कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक वाला, ये सारे ही अधिनियम मतलब 2000 प्लस एमसीक्यू रहेंगे। किशोर न्याय अधिनियम के भी रहेंगे, बाल श्रम नीति के भी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गलघोंटू में जो एंटीटॉक्सिन होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। देखो, डिप्थीरिया में 2 प्रकार के दवाइयाँ दी जाती हैं। एक तो दी जाती है एंटीबायोटिक, एक क्या दी जाती है एंटीबायोटिक, और एक की क्या दी जाती है एंटीटॉक्सिन। ठीक है, 2 प्रकार की दवाई दी जाती है। जो एंटीबायोटिक होती है ना, जो बैक्टीरिया, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया जो आपके अंदर प्रवेश कर गया है उसको निष्क्रिय बनाने के लिए दी जाती है। एंटीबायोटिक किस लिए दी जाती है, उसको निष्क्रिय बनाने के लिए। एंटीटॉक्सिन क्यों दी जाती है, उसको मारने के लिए। वो डिप्थीरिया अगर बहुत ज़्यादा आपके शरीर में संक्रमण कर देता है तो उसको मारने के लिए एंटीटॉक्सिन दी जाती है। ठीक है, शायद मैंने गलत बता दिया है। एंटीबायोटिक और एंटीटॉक्सिन, एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है मारने और एंटीटॉक्सिक का उपयोग किया जाता है निष्क्रिय करने। ठीक है, ऐसे याद रखो। एंटीटॉक्सिन का उपयोग क्यों किया जाता है, निष्क्रिय करने के लिए, और एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। जैसी ज़रूरत हो वैसा करते हैं। अगर हमको लगता है कि ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है तो हम उसको निष्क्रिय कर सकते हैं एंटीटॉक्सिन देकर, और हमें लग रहा है कि हमें इसको मारना ही है, एंटीबायोटिक है बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया है, अब ये अपनी प्रतियां जो है बना रहा है शरीर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसको मार देंगे। तब हम एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे, मतलब मारने के लिए किसका करेंगे, एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे। और एंटीटॉक्सिक का उपयोग क्यों करेंगे, विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करने के लिए। मतलब उस बैक्टीरिया ने, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया ने आपके शरीर के अंदर जो विष डाल दिया है, उस विष को निष्क्रिय करने के लिए, वो विष प्रभावी ना हो उसको निष्क्रिय करने के लिए हम एंटीटॉक्सिन का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एंटीबायोटिक आ जाता ना तो आपका उत्तर आ जाता बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है ऑप्शन, एंटीटॉक्सिन है। टॉक्सिन का उपयोग विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। अगला है गलघोंटू का सबसे आम टीकाकरण क्या होता है। देखो, गलघोंटू का सबसे आम टीकाकरण होता है, सबसे पहला होता है 6 वीक। सबसे पहले क्या होता है 6 वीक, दूसरा होता है 10 वीक, और तीसरा होता है 14 वीक। ठीक है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह, इन तीनों सप्ताह में डिप्थीरिया की वैक्सीन दी जाती है। अब यहाँ क्या ऑप्शन होगा, देखो, जब 6 महीने की तुरंत उम्र में तो नहीं दिया जाएगा, 6 महीने में तो बहुत सारे सप्ताह हो जाएंगे। 1 महीने साल में भी 2 साल, सबसे पहले जो 6 वीक में दिया जाता है तो जन्म के तुरंत बाद ही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो सटीक दिख नहीं रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जन्म के तुरंत बाद। और अगर आपसे ऑप्शन में देते हैं 6 वीक, 6 महीने, 10 वीक, तो आपको पहला जो लगाते हैं वो 6 वीक में लगाते हैं। तो 6, 10 और 14 सप्ताह में सबसे आम टीकाकरण गलघोंटू का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू की सबसे आम जटिलता क्या है। मतलब देखो, सबसे पहले तो ये जो डिप्थीरिया होता है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन ये जो डिप्थीरिया का जो विष है अगर आपके रक्त में चला जाता है तो ये पूरे शरीर को जहरीला कर देता है। जब ये जहरीला कर देता है तो ये आपके कहाँ पे जाता है, क्योंकि हृदय में जाता है, क्योंकि रक्त पंप होता है, फेफड़े में जाता है तो फेफड़े को नुकसान पहुँचाता है, रक्त नहीं मिलता तो हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सबसे, इसकी नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गलघोंटू की, वो होती है दिल की विफलता, मतलब हार्ट फेल होने का इसका कारण हो जाता है, मतलब हार्ट फेल इसके कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू में सबसे अधिक किस उम्र के बच्चे प्रभावित होते हैं। सबसे कम, मतलब सबसे कम उम्र कौन सा बच्चा डिप्थीरिया का सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, किस उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, 1 से 5 वर्ष के बच्चे। कितने, 1 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो गलघोंटू में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। गलघोंटू में सबसे अधिक किस उम्र के बच्चे प्रभावित होते हैं, 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो गलघोंटू से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। याद रखना, एक नवजात बच्चा नहीं होता है,
1 से 5 साल तक का जो बच्चा होता है वो प्रभावित होता है। 1 साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? 1 साल तक के बच्चे को शिशु बोलते हैं, और 28 दिन तक के बच्चे को नवजात बोलते हैं, या न्यूनेटल बोलते हैं, या इन्फेंट बोलते हैं। 1 से 3 साल तक के बच्चे को टॉडलर बोलते हैं। 1 से 3 साल के बच्चे क्या कहलाता है? टॉडलर कहलाता है। ये पूछा गया है 2017 के एग्ज़ाम में। अगला है, गलघोंटू से संक्रमित व्यक्ति को अलग रखने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों सलाह दी जाती है? ताकि बीमारी फैलने से रोक पाए, रोगी को आराम देने के लिए, रोगी को शारीरिक मेहनत से बचाने के लिए, रोगी को ठंड से बचाने के लिए। संक्रमित व्यक्ति को इसलिए रोका जाता है क्योंकि एक व्यक्ति अगर संक्रमित होगा तो वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमण कर देगा, तो ये तो बीमारी बढ़ जाएगी ना। तो इसी कारण से इसको रोकने के लिए, बीमारी फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति को अलग रहने की सलाह दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, गलघोंटू का विषाक्त पदार्थ शरीर के किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा असर डालता है? सबसे ज़्यादा किस पे डालता है? श्वसन तंत्र। बाकी तंत्रिका पे भी डालता है। सबसे ज़्यादा इसका आम कारण होता है हृदय विफल, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा। सबसे पहले भी श्वसन तंत्र पर डालता है, और सबसे ज़्यादा भी सांस लेने में इसमें समस्या उत्पन्न होती है। अगला है, गलघोंटू के कारण जो मुख्य जोखिम क्या होता है? मुख्य जो जोखिम होता है, सांस लेने में विफलता होती है। मुख्य जोखिम पूछ रहे हैं, मुख्य जोखिम क्या होता है? प्रमुख जोखिम क्या होता है? आम जटिलता क्या होती है? आम जटिलता हो जाती है हृदयघात। और प्रमुख जोखिम क्या होता है? श्वसन विफलता हो जाती है, मतलब सांस लेने रुक जाती है। गलघोंटू का संक्रमण कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? डीपीटी की वैक्सीन ले लो, टीकाकरण ले लो, उससे इसको रोक सकते हैं। टीकाकरण द्वारा गलघोंटू के संक्रमण को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू के लक्षणों में गले में कौन सी परत बन जाती है? देखो, पहले बनती है भूरे रंग की परत। ये भूरे रंग की परत धीरे धीरे सफ़ेद हो जाती है, और बाद में हरी सी भी हो जाती है ये। ठीक है, तो ये गलघोंटू के लक्षणों में कौन सी परत बन जाती है? सफ़ेद परत बन जाती है। अगला है, गलघोंटू के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण दवा कौन सी होती है? पेनिसिलिन होती है, एमोक्सिलिन होती है, या एंटाटॉक्सिन होती है, पैरास्टामॉल होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण दवा होती है एंटीटॉक्सिन। ये क्या कर देती है? उस बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देती है। एंटीबायोटिक क्या करती है? मार देती है। तो मार देगी ना, तो उसके कारण हमारे जो शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया होंगे ना, वो भी मर सकते हैं। इसलिए एंटीटॉक्सिन क्या होगी? निष्क्रिय करेगी, तो उतना ज़्यादा प्रभाव हमारे अच्छे बैक्टीरिया को नहीं डाल पाएगी, है ना। इसलिए हम एंटीटॉक्सिन जो होती है सबसे प्रभावी दवा होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर एंटीबायोटिक होगा तो वो भी आंसर में हो सकता है। गलघोंटू का टीकाकरण कितने बार किया जाता है? गलघोंटू का टीकाकरण 5 बार किया जाता है। 2 इसमें पहले पहले क्या होता था? ये 3 साल तक के बच्चे को ही दिया जाता था, है ना। लेकिन 1998-99 से क्या किया जाने लगा कि इसको 5 साल तक के बच्चों के लिए कर दिया, मतलब बूस्टर टीका कर दिया है। तो एक 16 से 24 महीने के बच्चे को बूस्टर टीका लगाया जाता है, और एक 5 से 6 साल के बच्चे को बूस्टर टीका लगाया जाता है। और 3 टीके पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ 6 सप्ताह में लगाया जाता है, 10 सप्ताह में लगाया जाता है, और 14 सप्ताह में। मतलब जब बच्चा 6 सप्ताह का हो, 10 सप्ताह का हो, 14 सप्ताह का हो, तब लगाया जाता है। और इसका जो बूस्टर टीका है वो 16 से 24 महीने का बच्चा हो और 5 साल का बच्चा हो, तब लगाया जाता है। 5 साल के बच्चे को जो लगाया जाएगा वो बाहों में लगाया जाता है, बाहों में, हाथों में लगाया जाएगा। और इनको जो लगाया जाएगा, ये जो छोटे बच्चे रहेंगे, बच्चों, उनको लगाया जाएगा उनकी मध्य जांघ में, इसको लगाया जाता है। ठीक है, नीचे हिप पर इसको लगाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले ये 3 बार, मतलब 3 बार ही लगाया जाता था। बाद में देखा कि 3 साल से ज़्यादा बच्चों को भी आक्रमण कर रहा है, इसलिए ये 5 साल तक के कुछ लगाया जाने लगा। 7 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों को डीपीटी की वैक्सीन नहीं दे सकते, उनके लिए ये नुकसान करेगी। गलघोंटू किस मौसम में अधिक फैलता है? अब सर्दी है, सर्दी गर्मी होती है, सर्दी होती है, न फ्लू होता है, नाक आती है, उस मौसम में ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अगला है, गलघोंटू का निदान किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? रक्त परीक्षण, गले का स्वैब परीक्षण, एक्सरे परीक्षण, या सीटी स्कैन परीक्षण। तो गले की स्वैब जांच द्वारा, कितनी? गले की स्वैब जांच द्वारा गलघोंटू का निदान परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा से एक परीक्षण जो होता है वो भी इसके लिए होता है। थोड़ा सा विष की मात्रा ले ली जाती है और फिर उसमें चेक किया जाता है, विष की मात्रा डाल के इंजेक्ट करके किया जाता है, और फिर देखते हैं कि शरीर में जहाँ पे इंजेक्ट किया है विष वो कैसा रंग का दिख रहा है, उससे हम चेक करते हैं कि डिप्थीरिया है या नहीं।
वैसे किस परीक्षण, इनमें से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? गले की स्वैब जांच द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। कैसे? स्वैब जांच द्वारा कर सकते हैं। गलघोंटू के उपचार में जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। अभी मैंने ऊपर बताया था, निष्क्रिय करने के लिए किसका किया जाता है? एंटीटॉक्सिक का किया जाता है। एंटीटॉक्सिक का निष्क्रिय करने के लिए, वो मारने के लिए किसका किया जाता है? एंटीबायोटिक का किया जाता है। गलघोंटू के प्रभाव से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? गलघोंटू के प्रभाव से हृदय सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। कौन? हृदय सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, हृदयघात इसमें हो जाता है। अगला है, गलघोंटू के संक्रमण के बाद जो बनने वाली परत होती है वो कैसी होती है? देखो, पहले तो ये भूरे रंग की होती है, बाद में ये कैसी हो जाती है? सफ़ेद या ग्रे रंग की हो जाती है। तो सफ़ेद या ग्रे दोनों साथ में है, तो इसलिए यहाँ पर ने लिख दिया। नया सिंगल आता तो सिंगल, ये भूरा इसका आंसर आ जाता। गलघोंटू से बचाव के लिए किस प्रकार का टीका दिया जाता है? निष्क्रिय वायरस का टीका दिया जाता है, जीवित वायरस का टीका दिया जाता है, टॉक्साइड का टीका दिया जाता है, या एंटीबायोटिक का। देखो, डीपीटी वैक्सीन जो है उसमें टिटनेस जो है साथ में होता है, और टिटनेस किस प्रकार का टीका है? टिटनेस जो है वो टॉक्साइड टीका होता है। अगर ये ऑप्शन में टॉक्साइड नहीं हो और आपसे पूछें कि कौन सा है, और आपसे पूछें कि ये जो डिप्थीरिया है वो निष्क्रिय टीका है कि जीवित टीका है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे और टॉक्साइड आंसर नहीं दें तो इसका आंसर निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे टॉक्साइड भी ऑप्शन में देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉक्साइड हो जाएगा। अगला है, गलघोंटू के लक्षण दिखने के बाद व्यक्ति को कितने समय तक दूसरों से अलग रखना पड़ता है? 7 से 10 दिन तक अलग रखना पड़ेगा। कितना? 7 से 10 दिन तक रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या करता है, ये जीवाणु एक प्रकार का विष छोड़ देता है जो आपके गले में एक टिश्यू का निर्माण कर देता है। ग्रे कलर, वाइट कलर या ब्राउन कलर का टिश्यू बन जाता है, जिससे निगलने और सांस लेने में कठिनाई होती है। यही अगर छींकेंगे, थूकेंगे तो वो दूसरे व्यक्ति पर असर डाल सकता है। इसी कारण से क्या करते हैं, व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग रख देते हैं, संक्रमित व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू से बचने के लिए कौन सी प्राथमिक सावधानी आवश्यक है? हाथ धोना, मास्क पहनना, टीकाकरण या रोगी से दूर रहना। कौन सी चीज़ें इसमें आवश्यक है? गलघोंटू से रखने की सबसे पहली चीज़ आवश्यक है टीकाकरण। सबसे प्राइमरी इलाज होता है ये टीकाकरण करना। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू संक्रमण का प्राथमिक तरीका क्या है? मतलब किसके द्वारा ये फैलता है? मैंने अभी ऊपर बताया था कि हवाई बूंदें या ड्रॉपलेट द्वारा गलघोंटू संक्रमण फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? हवाई बूंदें या ड्रॉपलेट द्वारा ये फैल जाता है। अगला है, गलघोंटू संक्रमण का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? मांसपेशियों में दर्द, हृदय की समस्या, त्वचा में खुजली या वजन बढ़ना। इनमें से सबसे प्रमुख जोखिम इसका क्या है? हृदय की समस्या। सबसे मेन चीज़ इसमें क्या हो जाती है? हृदय की समस्या। ऊपर भी अपन कर चुके हैं। गलघोंटू के जो इलाज के लिए जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसको नष्ट कर देते हैं? वो जो बैक्टीरिया अंदर जो गया है ना उसको, जो गलघोंटू का जो एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर जो एंटीटॉक्सिक की बात की जाए तो जो एंटीटॉक्सिक होगा वो विषाक्त पदार्थ को निष्क्रिय कर देगा, लेकिन जो एंटीबायोटिक होगा वो बैक्टीरिया को ही मार देगा। ठीक है। गलघोंटू में श्वास मार्ग की जो अवरोधता होती है वो किस कारण से होती है? क्योंकि गले में एक सख्त सी मोटी सी झिल्ली का निर्माण हो जाता है, उसके कारण अवरोधता होती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि गले में एक मोटी सी झिल्ली बन जाती है, उसके कारण ये हो जाता है। फ्रेंड देखो, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है, जो मैंने आपको बताया है इस प्रकार की टेलीग्राम आपको मिलेगी। ये मैंने मानव रोगों की ऊष्मायन अवधि लिखी हुई है। आज इसको ट्रिक द्वारा पूरा याद कराया जाएगा। इसको पीडीएफ इस प्रकार से दे दी है, मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रकार से ये पीडीएफ पूरी दे दी गई है। किस रोग की क्या ऊष्मायन अवधि होती है, ये देखो, किस रोग की क्या ऊष्मायन अवधि, इस प्रकार से पीडीएफ दे दी है। इसके अलावा ये संप्रेषण संचार का आज टॉपिक दिया हुआ है। इसके अलावा आईसीएमआर रिपोर्ट, जो देखिए कल जो आईसीएमआर में तैयार करवाई थी वो मैग्नीशियम और विटामिन B2 की ट्रिक द्वारा टॉपिक का तैयार करवाया था। इसके पहले ये स्वास्थ्य योजना भाग 8 ट्रिक द्वारा तैयार करवाया है। डिप्थीरिया गलघोंटू की जो वैक्सीन है डीपीटी, उसको तैयार करवाया था ट्रिक द्वारा। इसके अलावा विटामिन B2 की मात्रा है। अब यहाँ फाइल में जाकर ये तो पूरी वीडियो भी हो गई है, या इसमें विटामिन B2 की आयरन ट्रिक की वीडियो भी है, कैलोरी ट्रिक की वीडियो भी है। इसके अलावा यहाँ फाइल में जाकर आपको
देखिए यहाँ फाइल में जाएंगे ना, तो ये देखो टोटल आपको 371 फाइल मिल जाएंगे। इस 371 फाइल में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं, आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, आप यहाँ सर्चिंग वाले ऑप्शन पे जाके, ये सर्चिंग वाले ऑप्शन पे जाके आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो। स्वास्थ्य योजनाएं, आपको जनजातियों की योजनाएं, महिला बाल विकास योजनाएं, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य रोग संस्थान, नेतृत्व, सारे ग्रंथि, हार्मोन, पाचन तंत्र, बाल विकास के 500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रश्न की एमसीक्यू पीडीएफ डली। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। 1040 एमसीक्यू की पीडीएफ डली है स्कूल पूर्व देखभाल की, उसके लिए उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको एमसीक्यू दूंगी जिसमें बाल श्रम, बाल नीतियाँ, इसके अलावा बाल देखरेख संस्थान और एड्स से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इनके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको यही पर। इसमें आपको देखो पूरे अधिनियम मिल जाएंगे। ये मातृत्व लाभ अधिनियम है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है, सारे अधिनियम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे आयोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शाला पूर्व शिक्षा, विभिन्न मनोवैज्ञानिक, बाल विकास, वस्तुनिष्ठ, सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, संप्रेषण, संचार, देख सकते हैं आप सारे टॉपिक यहाँ पर है। एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे बाहर जाएगा। इसके अलावा बाल विकास की ट्रिक, किस उम्र में एक बच्चा क्या होता है, रोगों की ट्रिक, ये सारे टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। तो ये इस ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए बस यही है, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 6260190944। इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है हमको हम जीतेंगे बैच लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देना है। जैसे ही हमारे पास आता है हम आपको ग्रुप से ऐड कर देंगे। छोटे छोटे टॉपिक सबसे ज़्यादा मेनली आपको तैयार करना है, जैसे डिप्थीरिया हुआ, खसरा हुआ, आँख और गर्भनाल का संक्रमण हुआ, ये जो क्वेश्चन है ये मेनली एग्जाम में पूछे जाएंगे। मलेरिया, टाइफाइड, ये सारे फैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला है गलघोंटू का जो टीका है वो किस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, तो डीपीटी टीकाकरण में ये शामिल है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस 1978 में इसको भारत में टीकाकरण में शामिल किया गया और 1995 में से इसे यूपीआई टीकाकरण में शामिल किया गया। गलघोंटू का विषाणु गले के अलावा और किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके अलावा हृदय को भी प्रभावित करता है, क्योंकि इसका जो बेस है होता है ना वो रक्त में मिल जाता है, वो रक्त पूरे शरीर को प्रभावित करता है। गलघोंटू से संक्रमित होने पर कितनी जल्दी उपचार शुरू कर देना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर में ही उपचार शुरू कर देना चाहिए। अगला है गलघोंटू के कारण गले में बनने वाली झिल्ली जो होती है, जो गले में एक सफ़ेद कलर की एक झिल्ली बन जाती है वाइट सी, वो किस पदार्थ की बनी होती है, म्यूसिन की, फाइब्रिन की, एल्बुमिन की या ग्लूकोज की, तो वो बनी होती है फाइब्रिन की। गले में जो झिल्ली बन जाती है वो किसकी बनी होती है, वो फाइब्रिन की बनी हुई होती है। गलघोंटू के खिलाफ प्रतिरक्षण कब से शुरू हो जाता है, जन्म के तुरंत बाद इसको प्रतिरक्षण शुरू कर देना चाहिए, मतलब वही छठवें, 10वें और 14वें सप्ताह। गलघोंटू के लक्षण कब से प्रकट होने लगते हैं, या इसकी ऊष्मायन अवधि, तो 2 से 5 दिन ही इसकी ऊष्मायन अवधि, या इसके लक्षण कब से प्रकट होने लगते हैं, दोनों ही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया के कारण होता है, सही है। डिप्थीरिया टॉक्सिन के खिलाफ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जानने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, ये भी सही है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ये नहीं है। डिप्थीरिया हमेशा ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये मुंह, नाक और गले की जो झिल्लियाँ होती हैं, मुंह, नाक और गले की झिल्लियाँ, और ये मुंह, नाक कहाँ होते हैं, गले के ऊपर होते हैं, श्वसन पथ के ऊपर होते हैं, तो ये श्वसन जो होता है निचले श्वसन पथ को प्रभावित नहीं करता है, जबकि ये ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है, ठीक है। याद रखना है किस श्वसन तंत्र को प्रभावित, किस श्वसन पथ को ये प्रभावित करता है, ये निचले श्वसन पथ को प्रभावित करता है। अगला है डिप्थीरिया की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, डिप्थीरिया की जांच के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता निर्धारित करने के लिए एक सरल त्वचा परीक्षण होता है। इसमें डिप्थीरिया के विष का एक पतला सा 0.1 ml का एक त्वचा में अंतः स्नाबी रूप से इंजेक्ट किया जाता है। यदि कोई एंटीबॉडी नहीं है तो 2-3 दिनों के भीतर एक लाल सूजा हुआ क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति को डिप्थीरिया है। अगला है डिप्थीरिया के लक्षण कौन से हैं, गर्दन में नरम ऊतक की सूजन, बैल की गर्दन का रूप होना, गले में खराश, निगलने में कठिनाई। बैल की गर्दन तो नहीं होती है, तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है डीपीटी वैक्सीन लगाने का मार्ग कौन सा है, डीपीटी को आईएम मोड द्वारा दिया जाता है। आईएम को हम इंट्रामस्कुलर मोड कहते हैं और ये 90 डिग्री एंगल पर दिया जाता है, बाईं बाह के ऊपरी भाग में दिया जाता है बच्चों को। ये छोटे बच्चों को मध्य जांघ में दिया जाता है और
जो 5 वर्ष का बच्चा जिसको बूस्टर दिया जाता है उसको बाईं भुजा में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किसे रोकने होता है? ट्यूबरकुलोसिस को, पोलियो को, प्रोटोजोआ को, डिप्थीरिया को रोकने के लिए होता है। वर्तमान में डीपीटी की 3 वैक्सीन बच्चों को दी जाती है, 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में दी जाती है, और 2 वैक्सीन का बूस्टर टीका दिया जाता है। टोटल 5 खुराक इसकी दी जाती है। डीपीटी का जो टीका है वो किस प्रकार का प्रतिरक्षा का उदाहरण है? निष्क्रिय, सक्रिय, दोनों? तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होता है। जब भी कोई वैक्सीन दी जाती है अंदर तो वो हमेशा सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होती है, जबकि कोई पहले से ही आपके शरीर में एंटीबॉडी है तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होती है। डीपीटी वैक्सीन को भारत में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में कब पेश किया गया? 1978 में इसको नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण में डीपीटी को कब शामिल किया गया? इसको 1995 में शामिल किया गया था। कब किया गया? 1995 में किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब हुई थी? 2013 में पूरा राष्ट्रीय स्तर पर हो गई थी, वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत होता था। सार्वभौमिक टीकाकरण कब आया था? 1985 में आया है, और इसमें वर्तमान में 12 टीके शामिल किए गए हैं, जिसमें से 3 टीके जो हैं वो उपराष्ट्रीय स्तर पर है, मतलब जो क्षेत्रीय जगहों पर जहाँ पर बीमारियाँ फैलती उनके लिए बनाए गए हैं, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये जो हैं वो कुछ के लिए बनाए गए। तो 3 उपराष्ट्रीय स्तर के हैं और जो 9 हैं 12 में से वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम आया था। अगला नहीं है, बस हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन वीडियो। बहुत शानदार वीडियो था। ऐसे ही कल लेके आऊँगी छत्तीसगढ़ राजस्थान के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगी जो परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से वीडियो को कवर कीजिएगा और आप पढ़ते रहिएगा और स्मार्टली स्टडी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्रबंधन को ध्यान मत दो। प्रबंधन आपसे अगर आना होगा तो बिना उसके ही आ जाएगा, नहीं तो घोट घोट के परेशान हो जाएगा। प्रबंधन ऐसा है तो कुछ भी वहाँ पे दे देते हैं, तो इसलिए प्रबंधन के लिए उतना फोकस मत हो, दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।